नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट नंबर 4। इससे पहले 3 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। प्रश्नों की टोटल संख्या कितनी है? 25। पीछे का पीछे सेम पैटर्न है एकदम। और पीछे के 5 प्रश्न किसके हैं? स्पोर्ट करंट अफेयर के हैं। और सभी के सभी प्रश्न क्या है? नए पैटर्न पर आधारित है। इस चीज़ से तो आप वाकिफ़ हो गए होंगे, आपने अगर तीनों टेस्ट दिए तो। हमारा प्रयास रहता है कि नए पैटर्न पर ही क्वेश्चन को लेके आया जाए, क्योंकि वन लाइनर से बेवजह टाइम खराब न तो मैं आपका करना चाहता, नहीं मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शतरंज के बोर्ड या फिर बिसात में मोहरों को उनकी शुरुआती स्थिति के आधार पर बाएं से दाएं व्यवस्थित कीजिए। जो शतरंज होता है उसके अंदर जो मोहरे होते हैं उनको कैसे अरेंज करना है? बाएं से दाएं व्यवस्थित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मान लो बोर्ड है शतरंज वाला बिसात। टोटल खाने कितने होते हैं? 64। अब देखो बाएं से दाएं सबसे पहले कौन आएगा? हाथी आएगा। सबसे किनारे पे कौन सा होता है? हाथी। क्यों? आप ऐसे भी याद कर सकते हो इन सब में भारी कौन है? हाथी सबसे भारी है, इसलिए इसको साइड में रखा गया है। क्यों? बीच में किसी के ऊपर न गिर जाए, इसलिए हाथी को सबसे साइड में रखा गया है। इसके बाद में आएगा घोड़ा। इसके बाद में क्या आएगा? घोड़ा। इसको कैसे याद करोगे? हाथी और घोड़े का आपस में बहुत गहरा संबंध है। कैसे? हम बचपन से बोलते आ रहे हैं हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा। तो हाथी के बाद घोड़ा, फिर क्या बच गया? ऊंट। फिर क्या बच गया? ऊंट। ऊंट के जस्ट बाद में क्या आएगी? वजीर। और इसके वजीर के बाद क्या आएगा? राजा। समझ में आ गया? सबसे बाहर हाथी, हाथी के बाद घोड़ा, घोड़े के बाद ऊंट, ऊंट के बाद वजीर या फिर रानी और फिर राजा। उसके बाद में वापस से उल्टा शुरू हो जाएगा, ऊंट आ जाएगा, फिर घोड़ा आ जाएगा, फिर लास्ट में हाथी आ जाएगा। हमें पूछा है बाएं से दाएं क्रम, तो सबसे पहले हाथी। हाथी इस ऑप्शन में है, इसमें ये 2 ऑप्शन कट गए। हाथी के बाद घोड़ा, हाथी के बाद ऊंट नहीं आएगा, हाथी के बाद घोड़ा, घोड़े के बाद ऊंट, ऊंट के बाद वजीर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? अब मान लो इनके पॉइंट पूछ लिए जाए तो हाथी के कितने पॉइंट होते हैं? 5 पॉइंट होते हैं। घोड़े के 3, ऊंट के भी कितने पॉइंट होते मिलते हैं? 3। और वजीर के 9 पॉइंट। राजा के पॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि अगर राजा मर गया तो खेल ही खत्म हो गया। और प्यादा होता है पौन, उसका कितना पॉइंट मिलता है? 1। तो पॉइंट भी आप साथ में याद कर लेना, मिलाने वाला प्रश्न आ सकता है। हाथी के 5 पॉइंट, घोड़े के 3 पॉइंट, वजीर के 9 पॉइंट, ऊंट के 3 पॉइंट और प्यादे के 1 पॉइंट। राजा का याद रखना, कोई पॉइंट नहीं होता। राजा खत्म, खेल खत्म। सेम अगला प्रश्न इसी पैटर्न पर है। देखो मिलान करना है। इस तरफ मोहरा है और दूसरी तरफ चाल है। हमको बताना है कि कौन सा मोहरा किस चाल में चलता है। तो सबसे पहले कौन सा है? ऊंट। ऊंट चलता है तिरछा। ऊंट कैसे चलता है? तिरछे चलता है। जैसे मान लो ये हो गया, यहाँ पे मान लो ऊंट है, तो ऊंट या तो ऐसे तिरछा चलेगा, इधर चल सकता है, इधर इधर, तिरछा चलता है, मतलब सीधा नहीं चल सकता। ऊंट कैसे चलेगा? तिरछा। उसके बाद में घोड़ा कैसे चलता है? ढाईगर चलता है घोड़ा। 1 2 फिर इधर, ढाईगर कौन चलता है? घोड़ा। फिर आता है हाथी। हाथी कैसे चलता है? वर्ग में। वर्ग में कैसे? या तो इस तरफ सीधा जाएगा या इस तरफ सीधा जाएगा, यानी वर्ग में चलता है। और प्यादा कैसे चलता है? सीधा। मान लो ये प्यादा है, ये कैसे चलेगा? सीधा। चलता सीधा है, लेकिन अगर इसको कोई मान लो मोहरे को मारना होगा तो मारता कैसे है? ये
तिरछा मारता है। और चलता कैसे है? सीधा। सीधे ये किसी भी मोहरे को नहीं मार सकता। मारने के लिए इसको क्या किया जाता है? तिरछा चलना पड़ता है। और यही होता है क्या, जब ये लास्ट नक्के पर पहुंच जाता है, किनारे पर, तो इसका क्या हो जाता है? प्रमोशन हो जाता है। तो दोनों पर्सन समझ में आ गए शतरंज के। ये ऊपर वाला तो था, दाएं से बाएं व्यवस्थित करना था। ये थी इनकी चाल की कौन सा घोड़ा, कौन सा मोहरा कैसे चलता है। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऊंट 3 नंबर, ए में 3 नंबर, ए में 3 नंबर, बी में 4 नंबर, बी में 4, सी में 2, डी में 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन को उनकी स्थापना कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये 4 अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन हैं, इनकी स्थापना किस क्रम में हुई है, हमको उस आधार पर क्या करना है? व्यवस्थित करना है। अब मैंने इन 4 को ही क्यों लिया है? फेडरेशन तो और भी बहुत है। इसको लेने के पीछे कारण ये है कि ये 2 तो है सबसे प्राचीन और ये 2 है सबसे नवीन, ताकि इससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले किसकी बनी थी? जिम्नास्टिक की। कब बनी थी? 1881 में। ये सबसे प्राचीन है, याद रखना। उसके बाद में बनी थी फुटबॉल की। फुटबॉल की कब बनी थी? 1904 में। ये 2 नंबर पुरानी है, ये 2 है नवीन। सबसे कबड्डी कब बनी थी? 2004 में। और खो खो बनी थी 2018 में। ये सबसे नवीन है, ये सबसे प्राचीन है। ये 2 नंबर प्राचीन है और ये 2 नंबर नवीन है, इसलिए इन चारों को लिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले कौन सा आएगा? जिम्नास्टिक। सबसे पहले जिम्नास्टिक इसमें है, इसमें है, ये 2 ऑप्शन कट गए। फिर आएगा फुटबॉल। फुटबॉल इसमें है, ये तो कट गया। और इसमें कबड्डी है, कबड्डी नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पुरानी जिम्नास्टिक कब? 1881। फिर फुटबॉल कब? 1904। फिर कबड्डी 2004 और खो खो 2018। अब इनके देख लेते हैं हम थोड़े से फेडरेशन। इनकी फेडरेशन कहाँ पे है? जिम्नास्टिक की कहाँ पे है? लुसाने में। जिम्नास्टिक की कहाँ पे है? लुसाने। फुटबॉल की ज्यूरिख। फुटबॉल की फेडरेशन कहाँ है? ज्यूरिख। इन दोनों की कहाँ पे है? भारत में। कबड्डी की तो है जयपुर में और खो खो की है दिल्ली में। साथ साथ में फेडरेशन भी याद कर लेना। सबसे पुरानी जिम्नास्टिक 1881, सबसे नवीन खो खो 2018, फिर फुटबॉल 1904, फिर कबड्डी 2004। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न, निम्न ट्रॉफियों को संबंधित खेलों के अनुसार मिलाइए। आपको ट्रॉफी दे रखा है और खेल दे रखा है, इनका क्या करना है? मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेविस कप। डेविस कप किस से संबंधित है? टेनिस से। एक चीज़ और, जैसे ही आपने रणजी देखा, आपने कर दिया क्रिकेट, फिर आप चले ऑप्शन देखने की, 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे। लेकिन इतने आसानी से कैसे कट जाएंगे? ऑप्शन भी तो गौर से बनाए जाते हैं। तीनों के अंदर क्रिकेट दे रखा है। रणजी किससे है? क्रिकेट से। मुझे पता है जो क्रिकेट देखता है इसके लिए ये नॉर्मल है, इसलिए तीनों में क्रिकेट दे रखा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में थॉमस कप। थॉमस कप किस से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। और एक और आता है उबेर कप, वो भी किस से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप था, उसकी तो स्थापना हुई थी 1948-49 में, और उबेर कप की हुई थी 1956-57 में। उबेर कप महिलाओं के लिए होता है, थॉमस कप पुरुषों के लिए होता है। फिर संतोष ट्रॉफी किसके लिए है? फुटबॉल के लिए। ए में 2, ए में 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। साथ में उबेर कप और थॉमस कप की स्थापना कब हुई, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 5, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बास्केटबॉल में 3 अंक रेखा माप 6.75 मीटर, बिल्कुल सही है। क्रिकेट में 9 बॉल पर बल्लेबाज आउट नहीं हो सकता, गलत बात है। क्रिकेट में 9 बॉल पर बल्लेबाज आउट हो सकता है, लेकिन कैसे? रन आउट हो सकता है। 9 बॉल पर कैसे आउट नहीं हो सकता? वो सभी आउट नहीं हो सकता जिसमें विकेट गेंदबाज के खाते में जाए। जैसे हो गया कैच आउट, कैच आउट नहीं हो सकता। फिर स्टंप नहीं हो सकता। उसके अलावा बोल्ड नहीं हो सकता। LBW नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके विकेट किसके खाते में जाते हैं? गेंदबाज के। और गेंदबाज ने तो क्या डाली है? 9 बॉल, तो उसके खाते में विकेट नहीं जा सकते। तो कैसे रन आउट से क्या हो सकता है? आउट। ये कह रहा है कि 9 बॉल में बल्लेबाज आउट हो ही नहीं सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? रन आउट से हो सकता है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अगला है, कबड्डी में सुपर टैकल में 2 या 2 से कम रक्षक होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि 3 या 3 से कम होते हैं। आप कहोगे ये भी तो सही है। ये सही नहीं है, ये नियम बता रहे हैं। कबड्डी में सुपर टैकल में 2 या 2 से कम रक्षक हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं होता ना तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 या 2 से कम में सुपर टैकल हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि 2 या 2 से कम होती है, नहीं 3 या 3 से कम होती हैं। तो सिर्फ एक सही है, बाकी दूसरा गलत और तीसरा गलत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, बढ़िया प्रश्न है काफी। निम्न खेलों को उनके खेल मैदान के आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको बताना है कि किसका खेल मैदान सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉकी का। हॉकी का लगभग होता है 91 इंटू 55 मीटर। ये किसका होता है? हॉकी का। हैंडबॉल का सबको पता है सबसे छोटा होता है, इसलिए हैंडबॉल लास्ट में सबसे छोटे में दे रखा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हैंडबॉल का कितना होता है? 40 इंटू 20, सबसे छोटा इसी का इन चारों में। क्रिकेट का एकदम कोई फिक्स नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इनमें किसका होता है? क्रिकेट का सबसे बड़ा होता है। फिर आता है फुटबॉल। फुटबॉल का होता है 110 इंटू 75 मीटर। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? क्रिकेट। सबसे बड़ा क्रिकेट। ये 2 ऑप्शन कट हो गए। उसके बाद 2 नंबर पे आता है फुटबॉल। 2 नंबर पे क्या आएगा? फुटबॉल। ये ऑप्शन कट हो गया। 2 पर फुटबॉल, 3 पर हॉकी और 4 पर हैंडबॉल। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा मैदान क्रिकेट का, उसके बाद में आता है फुटबॉल का कितना? 110 इंटू 75 मीटर। फिर आता है हॉकी का कितना? 91 इंटू 55 मीटर। फिर आता है हैंडबॉल का कितना? 40 इंटू 20 मीटर। सबसे छोटा इसी का होता है। समझ में आ गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को उनके मुख्यालयों के आधार पर मिलाइए। इसको थोड़ा सा हार्ड कैसे कर दिया, सीधी फुल फॉर्म दे दी। अब सीधा नाम नहीं दे के दिया है कि भाई कबड्डी का बताओ, खो खो का बताओ, नहीं, उनकी जो फुल फॉर्म है ना वो दे दी गई है। तो ये भी आपको याद रखना, ऐसे सीधा प्रश्न भी आ सकता है। तो सबसे पहले फीफा, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। इसकी फेडरेशन कहाँ पे है? ज्यूरिक में। 2 नंबर IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक। इंटरनेशनल ओलंपिक की कहाँ पे है? लुसाने। और स्थापना कहाँ पे हुई थी? पेरिस में। स्थापना पेरिस में हुई थी, लेकिन है कहाँ पे? लुसाने के अंदर है। और स्थापना कब हुई थी? ओलंपिक शुरू होने से 2 साल पहले, 1894 में। और ये जो फीफा वर्ल्ड कप फीफा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में।
अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं अगर आपको याद हो तो। फुटबॉल की 1904 में, जिम्नास्टिक की 1881 में, अभी पीछे ही पढ़ा है इसलिए आपको याद होना चाहिए। 2004 में किसकी, 2004 में कबड्डी की, और खो खो की 2018 में। ये जो अभी पीछे पढ़े हैं इनको रिवाइज किया है। उसके बाद में आता है IAAF, एथलेटिक्स की फेडरेशन कहाँ पे है, एथलेटिक्स की फेडरेशन है मोनाको में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1912 में। इसकी स्थापना कब हुई, 1912 में। फिर आता है बैडमिंटन की, बैडमिंटन की कहाँ पे है, कुआलालंपुर। कहाँ पे है, कुआलालंपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1934 में। बैडमिंटन की याद करना सबसे आसान है क्योंकि 1934 में ही राष्ट्रीय हुई थी और 1934 में ही अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन। दोनों फेडरेशन कब हुई थी, 1934 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 में 3, ए में 3, बी में 1, सी में 2, डी में 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न खेलों में प्रयुक्त गेंद के भार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इससे जो पहला पेपर हुआ था, टेस्ट लिया था, उसके अंदर मैंने परिधि से रिलेटेड इन चारों की ली थी, एक प्रश्न बनाया था। इस बार किससे संबंधित बनाया है, गेंद की वजन के अनुसार। तो सबसे पहले हैंडबॉल, हैंडबॉल का कितना होता है, 425 से 475, और महिला का 325 से 375, जस्ट 100 कम है। उसके बाद में आता है फुटबॉल, फुटबॉल का होता है 410 से 450। फिर बास्केटबॉल 567 से 650। सबसे कम किसका होता है, वॉलीबॉल का 260 से 280। अब देखो सबसे भारी कौन सा हो गया, फुटबॉल, बास्केटबॉल सॉरी। 2 नंबर पे हैंडबॉल, इससे देखो थोड़ा सा, ये 450 है, ये 475 है, इससे थोड़ा सा बड़ा है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फिर आता है हैंडबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल। आपको पता है बास्केटबॉल सबसे भारी है क्योंकि सबसे बड़ी है, इसलिए बास्केटबॉल चारों में 1 नंबर पर रखा है। अब इनकी थोड़ी सी परिधि एक बार और देख लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। आपको क्या याद रखना है, 60, 65, 70, 75। इनमें से तो 2 कम कर दो, 58 और 68, इनमें 2 जोड़ दो। सबसे छोटी किसकी होती है, हैंडबॉल की, सबसे बड़ी बास्केटबॉल की, ये हो गई फुटबॉल की, और ये हो गई वॉलीबॉल की। ये तो चारों की परिधि हो गई, ये चारों का वजन हो गया, याद रख लेना। परिधि में सिर्फ 60, 65, 70, 75 याद कर लेना। 60 में से 2 कम, 70 में से 2 कम, 65 में 2 बढ़ा दो, 75 में 2 बढ़ा दो। यहाँ पे 75 में आप 78 भी हो सकता है, लेकिन 2 बढ़ा दो आप, बस इतना याद रख लो। इतने करीब ऑप्शन नहीं आने वाले हैं। याद करने का तरीका आ गया। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मिलान की करने वाला। इधर खेल दे रखा है और इधर क्षेत्र दे रखा है। देखो वॉलीबॉल में क्या होता है, सर्विस होती है। क्रिकेट में क्रीज, एकदम इजी है। फिर बोनस लाइन कबड्डी में होती है, और फ्री थ्रो लाइन किस में होती है, बास्केटबॉल में। तो इसका हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न खेलों को खिलाड़ियों की संख्या कम से अधिक के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें निम्न खेलों की खिलाड़ियों की संख्या कम से अधिक के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करनी है। सबसे पहले आती है बास्केटबॉल, कितने खिलाड़ी होते हैं, 5। कबड्डी में 7, फुटबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6, सॉरी फुटबॉल में कितने होते हैं, 11 होते हैं, वॉलीबॉल में 6। अब देखो इनको कम से ज़्यादा करना था। सबसे कम किसकी, बास्केटबॉल, फिर वॉलीबॉल, फिर
कबड्डी, फिर फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल। 5, 6, 7, 11। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ये 3 प्रश्न लगातार खिलाड़ियों से संबंधित है, क्योंकि अब सिंपल क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि बताओ कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। प्रश्न यही पूछे जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि तरीका थोड़ा सा मुश्किल बना दे, जैसे ये कम से ज़्यादा पूछ लिया। इसमें देखो खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित सही का चयन करना है। अब ये देखो साइन लगाकर बीच में क्या कर दिया है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन वाला कर दिया है। सबसे पहले देखो फुटबॉल में कितने होते हैं, 11। हॉकी में कितने होते हैं, 11। अब दोनों में क्या है, बराबर है। हैंडबॉल में कितने होते हैं, 7 और खो खो में 9। इन दोनों में बराबर है तो बीच में बराबर का साइन आएगा, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। ये या होगा ये, या बी या फिर सी। उसके बाद में किसके में ज़्यादा होंगे, खो खो में, तो खो खो आएगा उसके बाद 2 नंबर पर, और सबसे कम हैंडबॉल। हॉकी और फुटबॉल में बराबर, खो खो से ज़्यादा इन दोनों में है, हैंडबॉल से ज़्यादा खो खो में भी है, फुटबॉल में भी है और हॉकी में भी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछा सिर्फ खिलाड़ियों की संख्या पर आधारित प्रश्न है, लेकिन देने का तरीका बदल गया। सेम अगला प्रश्न देखो, खिलाड़ियों की समानता किस विकल्प में है। सेम प्रश्न है, बस थोड़ा सा क्या है पूछने का तरीका अलग है। आपको बताना है कि किस विकल्प में खिलाड़ी है वो समान होते हैं। फुटबॉल में 11, खो खो में 9, 11 और 9, ये तो गलत हो गया, समान नहीं है। हॉकी के अंदर 11, हैंडबॉल के अंदर 7, ये भी गलत है। क्रिकेट 11, खो खो 9, गलत। क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11। इन तीनों खेलों में क्या होता है, समान खिलाड़ी होते हैं, और यही समानता किस विकल्प में है, तो किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर डी में। तीनों प्रश्न खिलाड़ी से संबंधित है। इसमें तो क्रम बताना था कि कम से ज़्यादा लिखो, किस में खिलाड़ी कम होते हैं फिर उससे ज़्यादा। इसमें सिर्फ साइन देकर पूछ लिया गया कि किस में ज़्यादा होते हैं। और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 3 ऐसे गेम बताओ जिसमें समान खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में कितने, 11, हॉकी में 11 और फुटबॉल में 11। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, वॉलीबॉल से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। वॉलीबॉल का प्रत्येक सेट 25 अंक का होता है। गलत, हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही। क्यों, क्योंकि 4 सेट 25 अंक के होते हैं और 5वां सेट 15 अंकों का होता है। ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक सेट 25 का होता है, बिल्कुल गलत बात है। वॉलीबॉल में खिलाड़ी की स्टैंडिंग पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज होती है, बिल्कुल सही बात है। वॉलीबॉल में रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी सही है, सभी सही नहीं है, सिर्फ पहला एक गलत है, इसलिए हमको गलत चूज करना था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला। अब देखो मैं थोड़ा सा इधर कोने में समझा देता हूँ। ये वॉलीबॉल है, ग्राउंड है, इसमें 6 खिलाड़ी होंगे। यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर नेट, 4 नंबर, 5 नंबर और बीच में 6 नंबर। अब देखो खिलाड़ियों की पोजीशन कैसे है, घड़ी की विपरीत दिशा में। खिलाड़ियों की पोजीशन ऐसे होती ना तो क्या होती, क्लॉकवाइज, लेकिन ये पोजीशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, और यही नीचे दे रखा है खिलाड़ियों की स्टैंडिंग पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज होती है। उसके बाद में रोटेशन, रोटेशन कैसे होता है, 2 नंबर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, 3 नंबर यहाँ पे, मतलब घड़ी की दिशा में घूमेंगे। रोटेशन कैसे होगा, घड़ी की दिशा में, तो रोटेशन कैसे होता है, क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। पोजीशन तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा में है, लेकिन रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। 4 वाला 5 पे, 4 वाला 5 4 पे, 4 3 पे, 3 2 पे, 2 1 पे, 1 6 पे,
ये कैसे घूमेगा, इसे क्लॉकवाइज। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित खेलों में गोल पोस्ट की ऊंचाई संबंधित सही क्रम कम से अधिक का चयन करो। आपको गोल पोस्ट की क्या बतानी है, ऊंचाई के आधार पर किसकी कम होती है किसकी अधिक, उस आधार पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हॉकी। हॉकी की ऊंचाई कितनी होती है गोल पोस्ट की, 2.14। फुटबॉल की 2.44 मीटर। हैंडबॉल की 2 मीटर। याद रखना, आपको इनको मीटर में याद करना है तभी, या फिर तो मीटर में याद करो, या फिर तीनों की गज में याद करो, या फिर तीनों की फीट में याद करो, ताकि बड़ी छोटी पूछे तो आसानी हो जाए। अब देखो, सबसे बड़ी किसकी है, फुटबॉल की। सबसे बड़ी किसकी है, फुटबॉल की। हम कम से अधिक बताना है। सबसे कम किसकी है, हैंडबॉल की, तो 3 नंबर। उसके बाद में 2 नंबर किसकी है, हॉकी की, और सबसे बड़ी फुटबॉल की। फुटबॉल की सबसे बड़ी है 2 पॉइंट, सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है, फुटबॉल की, 2.44 मीटर। हॉकी की ऊंचाई कितनी होती है, 2.14 मीटर, और हैंडबॉल की 2 मीटर। अब देखो, ये था गोल पोस्ट की ऊंचाई से संबंधित। अब पूछ लिया जाए कि लंबाई से संबंधित बताओ, तो हॉकी की लंबाई कितनी होती है, 3.66 मीटर। उसके बाद में फुटबॉल की कितनी होती है, 7.32 मीटर, और हैंडबॉल की 3 मीटर। क्रम सेम ही है, सबसे ज़्यादा किसकी है, फुटबॉल की, उससे कम हॉकी की, सबसे कम हैंडबॉल की। क्रम सेम ही है, लेकिन डाटा याद रखना है। ये तो इन तीनों की ऊंचाई है, और ये इन तीनों की क्या है, लंबाई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए खेलों में से कितने खेल समय के आधार पर आधारित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनाया है ये। कितने खेल, 6 खेल दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कितने खेल ऐसे हैं जो समय के आधार पर है। 1 नंबर है क्रिकेट। क्रिकेट क्या समय पर आधारित है, बिल्कुल नहीं। ये या तो टेस्ट होता है, या 50 ओवर होता है, या 20 ओवर। अब 50 ओवर करने में चाहे कितना ही टाइम लग जाए, मैच 50 ओवर का ही होगा। अगर T20 है तो 20 ओवर का ही होगा। मैच चाहे कितना भी टाइम ले ले, हाँ पेनल्टी वगैरह लग सकती है, लेकिन टाइम निश्चित नहीं है। उसके बाद में हॉकी। हॉकी का टाइम क्या है, निश्चित है। हॉकी का टाइम निश्चित किया गया है, कितना होता है, 60 मिनट। उसके बाद में ये टाइम पर आधारित है। 60 मिनट हो गए, खेल खत्म है, चाहे कुछ भी हो जाए। कबड्डी, कबड्डी भी क्या होता है, टाइम पर 20, 5, 20, 20 और 20 मिनट, 20 मिनट के 2 हाफ है। जैसे ही 20 मिनट हो गए, मैच वहीं पे रुक जाएगा। समझ में आ गया, ये भी टाइम पर आधारित है। वॉलीबॉल टाइम पर नहीं है, ये अंकों पर आधारित है। 4 सेट 25 अंक के, और लास्ट वहाँ 15 अंक का, तो ये नहीं होगा। टेबल टेनिस, ये भी टाइम पर आधारित नहीं है, 11 अंकों तक होता है। इसमें 11 अंक बनते ही मैच पूरा होगा, टाइम चाहे कितना भी हो जाए। कुश्ती, कुश्ती भी टाइम पर आधारित है। कुश्ती कितनी होती है, 3-3 मिनट के 2 राउंड। जैसे ही 3 मिनट हुए, खेल खत्म। अब देखो, क्वेश्चन को दोबारा से समझो। इनमें से किस गेम में समय फिक्स होना है, आपको ये बताना है। क्रिकेट में फिक्स नहीं होता है, हॉकी में 60 मिनट फिक्स है, कबड्डी में 20-20 मिनट के 2 हाफ फिक्स है, वॉलीबॉल में कोई फिक्स नहीं है, पॉइंट होते हैं। अब इनमें चाहे कितना ही टाइम लग जाए। टेबल टेनिस 11 अंकों का होता है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए कोई मतलब नहीं है। कुश्ती 6 मिनट की होती है, 3-3 मिनट के 2 राउंड। हॉकी में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। समझ में आ गया, तो कितने हैं, 1 हॉकी, कबड्डी 2, कुश्ती 3। तो 3 खेल ऐसे हैं जिसमें जो समय पर आधारित है। कौन कौन से, हॉकी समय पर आधारित है, कबड्डी और कुश्ती। टेबल टेनिस अंकों पर है, वॉलीबॉल अंकों पर है, और क्रिकेट ओवर पर है। जितने ओवर होंगे उसमें चाहे कितना ही टाइम लग जाए। अगला,
यदि किसी खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.44 मीटर है तो वह होगा, अभी अभी पढ़ के आए हैं, फुटबॉल की कितनी होती है ऊंचाई 2.44 और लंबाई होती है 2.32, तो कौन सा खेल होगा, फुटबॉल। हमको सिर्फ पहचान दी गई है कि अगर कोई गेम है उसमें गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी है 2.44, तो बताओ कौन सा खेल होगा, कौन सा होगा, फुटबॉल। कितनी 2.44। हॉकी की अभी पढ़ के आए हैं कितनी 2.14, याद है ना, अभी पढ़ी है थोड़ी देर पहले। उसके बाद में हैंडबॉल की 2 मीटर और लंबाई 3 मीटर। समझ में आ गया, फुटबॉल की 2.44, तो करेक्ट आंसर हमारा फुटबॉल। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, फुटबॉल में ऑफ साइड नियम किस स्थिति में लागू नहीं होता है, गोल किक इसमें लागू नहीं होता है, थ्रो इन इसमें भी नहीं होता है, कॉर्नर किक इसमें भी ऑफ साइड नियम नहीं होता है। 1 2 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गोल किक, थ्रो इन और कॉर्नर किक में फुटबॉल में ऑफ साइड नियम नहीं लागू होता है। कब लागू होता है, जब नॉर्मल खेल चल रहा होता है ना, तब ऑफ साइड नियम लागू होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खेल 4 क्वार्टर या टर्न में नहीं खेला जाता। इनमें से बताना है कि कौन सा खेल 4 क्वार्टर या फिर 4 टर्न में नहीं खेला जाता है। इसके लिए आपको खेल समय अवधि ध्यान होनी चाहिए बस। खो खो ये 4 क्वार्टर में खेला जाता है, बिल्कुल सही बात है। कैसे, खो खो में 4 होते हैं, एक पारी ये होती है 9-3-9 की और एक फिर आती है 9-3-9 की। कितनी पारी आती है, 1 2 3 4, 4 टर्न होते हैं, तो ये सही है, 4 में खेला जाता है ये। उसके बाद में आता है हॉकी। हॉकी का अभी पढ़ के आ रहे हैं, 15-15 मिनट के कितने होते हैं, 4 राउंड। कितने होते हैं, 4 राउंड। हॉकी में मध्यांतर कितना होता है, 10 मिनट का। जो 2 राउंड के बीच में गैप आता है ना मध्यांतर, वो कितना होता है, 10 मिनट का। उसके बाद में हैंडबॉल कितनी होती है, 30 10 30। इसके अंदर कितने राउंड होते हैं, कितने क्वार्टर होते हैं, 2। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बास्केटबॉल में 10-10 मिनट के कितने होते हैं, 4। समझ में आ गया प्रश्न क्या कह रहा था कि कौन सा खेल है जो 4 क्वार्टर या टर्न में नहीं खेला जाता है। खो खो में 4 होते हैं 9-9 मिनट के, हॉकी में 15-15 मिनट के 4 होते हैं, बास्केटबॉल में 10-10 मिनट के कितने होते हैं, 4। लेकिन हैंडबॉल में 30-30 मिनट के कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। हॉकी के अंदर मध्यांतर होता है 10 मिनट का और बास्केटबॉल में मध्यांतर होता है 15 मिनट का, ये चीज याद रख लेना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से खेल में टाई होने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता है। आपको 4 खेल दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन से खेल में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता है। खो खो में तो वही सेम दिया जाता है, 9-9 मिनट के क्या, एक पूरी पारी दोबारा दी जाती है 2 टर्न की। हॉकी के अंदर नहीं दिया जाता, हॉकी के अंदर सीधी क्या दी जाती है, पेनल्टी शूट आउट। सीधा क्या दिया जाता है, 5-5 पेनल्टी शूट आउट दी जाती है। पेनल्टी शूट आउट का समय कितना होता है, 8 सेकेंड। पेनल्टी शूट आउट कहाँ से लिया जाता है, जो 25 यार्ड होती है ना, उसे ड्रैग करते हुए लेके जाता है, 8 सेकेंड का समय होता है। हैंडबॉल में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कितना, 5-5 मिनट का, 5-1-5 का। बास्केटबॉल में कितना दिया जाता है, 5 मिनट का। तो कौन से गेम में हॉकी के अंदर क्या नहीं दिया जाता, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता, सीधी क्या दी जाती है, पेनल्टी शूट आउट। अगर इसमें टाई हो गया तो फिर लगता है सडन डेथ नियम, जिसके अंदर अगर गोल हो गया तो गोल करने वाली टीम जीत जाएगी, अगर गोल नहीं हुआ तो फिर गोलकीपर वाली टीम जीत जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न, निम्न में से
कितने खेलों की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है? यहाँ पे आप लुसाने कर लेना। कितने खेल ऐसे हैं जिनकी जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है उनकी मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने के अंदर है। तो हॉकी की लुसाना के अंदर है, वॉलीबॉल की लुसाना के अंदर है, तैराकी की लुसाना के अंदर है। कितने खेल हो गए? 3। केवल 3 खेल ऐसे हैं जिनकी कहाँ पे है? लुसाना के अंदर। जूडो की कहाँ पे है? बुडापेस्ट में, हंगरी। जूडो की कहाँ पे है? बुडापेस्ट में। और फुटबॉल के अभी पीछे पड़ के आए हैं, कहाँ पे हैं? ज्यूरिख। एक चीज़ लगभग मैं 4-5 बार बता देता हूँ, फुटबॉल की मैंने तीसरी बार बताई है इस वीडियो में, ताकि आपको बार बार रिवाइज हो जाए, याद हो जाए। समझ में आ गया? तो ये 20% कंप्लीट। अब चलते हैं 5% पीछे करंट अफेयर के बच्चे हैं। प्रश्न नंबर 21, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है 2025 में, ये मैंने अक्टूबर 7 में क्यों दे रखा है? ताकि आपको पता चल जाए कि 2025 के एंड का है, वरना आप सोचोगे 2025 के जनवरी फरवरी का, इतना पुराना कौन पूछते हैं। कम से कम 12 महीना पुराना तो पूछेंगे, तो सितंबर तक तो हमको याद करना ही पड़ेगा। ये काम कब हुई थी? अक्टूबर में। कौन सी? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इससे संबंधित गलत कथन का क्या करना है? चयन। इसका आयोजन भारत में हुआ, बिल्कुल सही बात है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भारत में हुआ। भारत ने कुल 22 पदक जीते, ये भी सही है। जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, बिल्कुल सही बात है। भारत अंक तालिका में 10वें स्थान पर रहा, यह भी सही बात है। इस चैंपियनशिप में राजस्थान की ओर से सुंदर गुर्जर और संदीप ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। ये क्या है? गलत, क्योंकि सुंदर गुर्जर और संदीप ये दोनों किससे संबंधित है? भाला फेंक। किससे? भाला फेंक। इन्होंने गोल्ड मेडल निशानेबाजी में नहीं जीता, किस में जीता है? भाला फेंक में। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बस मेन 4 ही पॉइंट है, चारों के चारों मैंने एक प्रश्न में दे दिए। कहाँ पे हुआ? भारत में आयोजन हुआ। भारत ने 22 पदक जीते, अंक तालिका में 10वें स्थान पर रहा। अब 22 के 22 पदक हमको नहीं याद करने हैं, लेकिन जो राजस्थान से जीते हैं ना, और वो भी स्वर्ण पदक, तो इनको तो याद थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ये किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। अगला प्रश्न, एशिया कप 2025 से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। यह भी 2025 के लास्ट में हुआ है। एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने जीता। किसको हराया? हमारे अजीज मित्र पाकिस्तान को। भारत अब तक 5 बार एशिया कप जीत चुका है, बिल्कुल गलत बात है। ये क्वेश्चन आपको गलत कब लगेगा? ये क्वेश्चन गलत तभी लग जाएगा जब तीसरा ऑप्शन पढ़ोगे। क्या? एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण था, बिल्कुल सही बात है। अब 17 में से भारत 5 ही बार जीतेगा क्या? फिर दूसरे देश ऐसा कौन सा है जिसने ज़्यादा जीता है? भारत ने कितनी बार जीता है? 9 बार। तो ये ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एशिया कप 2025 की मेज़बानी यूएई ने की। एशिया कप 2025 कहाँ पे हुआ? यूएई ने। फाइनल में अगर आपने देखा था तो तिलक वर्मा की पारी आपको याद होगी, साथ में शिवम दुबे की भी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। भारत की ओर से नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, बिल्कुल गलत बात है। भारत ने इस चैंपियनशिप में 0 पदक जीते। कितने? 0। लगभग 14 खिलाड़ी हमारे गए थे और कितने पदक जीते हैं? 0। याद भी नहीं करना पड़ेगा। ये 0 क्यों जीते हैं? क्योंकि उनको पता है कि पीटीआई वाले अभी करंट अफेयर पढ़ेंगे तो 2-3 जीत जाएंगे, तो फिर किसने जीते वो याद करने हैं, कौन से खेल में जीते, इसलिए इन्होंने जीता ही नहीं।
अगला, इसका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ। सही कथन का चयन करना है तो कहाँ पे हुआ था? टोक्यो जापान में, बिल्कुल सही है। भारत की ओर से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में पहला पदक नीरज चोपड़ा ने जीता। बिल्कुल गलत बात है, अभी 1 मिनट बाद में समझाता हूँ, नीचे ही जस्ट। भारत अब तक इस चैंपियनशिप में 10 से अधिक पदक जीत चुका है। जब इस बार 0 जीते हैं तो पीछे के मिला के आपको लगता है कि 10 बार जीत जाएंगे। सब भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं? 3। विश्व एथलेटिक्स के इतिहास में भारत ने अब तक 3 पदक जीते हैं, इसलिए हमारे याद करना भी आसान हो जाएगा। सबसे पहला किसने दिलाया था? अंजू बोर्बी ने। सबसे पहले किसने दिलाया था? अंजू बोर्बी ने। किस में? लंबी कूद में। किस में दिलाया था? लंबी कूद में। और यह दिलाया था बहुत पहले, कब? 2003 में। उसके बाद में दूसरा किसने दिलाया? नीरज चोपड़ा ने। कौन सा? रजत। कब? 2022 में। फिर तीसरा किसने दिलाया? नीरज चोपड़ा ने। कौन सा? गोल्ड। कब? 2023 में। कहाँ? बुडापेस्ट। बस इतना ही याद करना है इसके बारे में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 3 ही पदक जीते हैं इतिहास में। पहला अंजू बोर्बी ने जीता था, किस से संबंधित है? लंबी कूद से। कब जीता? 2003। उसके बाद में 2 नीरज चोपड़ा ने जीते हैं। एक तो गोल्ड, कब? 2023 में। कहाँ पे? बुडापेस्ट में। और एक रजत 2022 में। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी अगर आपके गलत हुआ है ना तो फिर तो सोचने वाली बात है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में एकमात्र भारतीय पदक विजेता है। इसके मैंने ऑप्शन इतने इजी दे दिए हैं, मैंने इसके ऑप्शन हार्ड बनाए, लेकिन क्या हुआ कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जिन जिन भारोत्तोलन ने खिलाड़ी ने भाग लिया थे ना, वो सारे के सारे नए नाम थे, तो सीधा आंसर का पता चल जाता। इसलिए मैंने इनको क्या किया, जो चर्चित नाम है ना उनको साथ में दे दिया। लेकिन मीराबाई चानू एक ऐसी खिलाड़ी इनमें जो भारोत्तोलन से संबंधित है। अब ये जब भारोत्तोलन से संबंधित है ही नहीं तो पदक कैसे जीत जाएंगे बताओ? इन्होंने ये बैडमिंटन वाले भारोत्तोलन में पदक जीतेंगे क्या? तो विश्व भारोत्तोलन जो चैंपियनशिप हुई थी ये कहाँ हुई थी? नॉर्वे में। ये कहाँ पे हुई थी? नॉर्वे में। भारत ने सिर्फ 1 पदक जीता, वो भी कौन सा जीता? रजत पदक। किसने जीता? मीराबाई चानू ने। कौन से खेल में जीता? भारोत्तोलन में या फिर वेट लिफ्टिंग में। अगला प्रश्न, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। ये भी 2025 में अक्टूबर का ही है, सितंबर अक्टूबर का ही। यह पहला संस्करण था, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ये पहला ही संस्करण है। इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया ने स्वर्ण पदक जीते, बिल्कुल सही बात है। विश्व मुक्केबाजी, अब प्रश्न जरूरी नहीं है कैसे ही है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी में। या फिर पूछ लिया जाए कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया ने कौन सा पदक जीता, तो कौन सा जीता? स्वर्ण पदक। तो सभी सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये था आज का टेस्ट। मैंने मेरी तरफ से एकदम बढ़िया तरीके से समझाने का, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको टेस्ट की क्वालिटी, जो मैं हमेशा नए पैटर्न पर आधारित ही प्रश्न लेके आता हूँ, आपको बढ़िया लगी होगी। अगर आपको इस टेस्ट की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल
PTI PET 2026 से जुड़ सकते हैं। टारगेट विथ रोमन इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब वगैरह लाइक वगैरह करोगे ना तो उससे क्या है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो कुछ और नया ट्राई करते हैं, कुछ और प्रकार के नए ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इस लेवल के पर्सन आपने टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रखी होगी। ऐसे लेवल के टेस्ट ऐसे पर्सन आपको कहीं दिखे हैं क्या? सीधा वन लाइनर पूछ रहे हैं, चाहे आप भाटिया आश्रम की देख लो, चाहे कलाम की देख लो। कलाम का भी जो पिछले संडे को हुआ, सारे पर्सन वन लाइनर पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।